में हम डिजिटल फाइनेंशियल टूल्स एंड एप्लीकेशन के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए जानते हैं डिजिटल फाइनेंशियल टूल्स एंड एप्लीकेशन क्या होता है। In today's world, everything is digitalized, which means we can access or get every services in digital format through mobile phones, computer, tablet, etc. आज की दुनिया में सब कुछ डिजिटल है, जिसका मतलब है हम मोबाइल फ़ोन, कंप्यूटर, टैबलेट के माध्यम से या डिजिटल माध्यम से प्रत्येक सुविधा का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। The invention of computer and smartphone has created a huge impact on financial services. कंप्यूटर एंड स्मार्टफोन के इन्वेंशन ने फाइनेंशियल सर्विसेज पर एक बड़ा प्रभाव डाला है। Today, using computers and mobile phones, a person can access his or her bank account, verify account details, transfer funds, deposit cash, renew deposits, pay bill, book tickets, etc. आज कंप्यूटर और मोबाइल फ़ोन का उपयोग करते हुए कोई भी पर्सन अपने बैंक अकाउंट को एक्सेस कर सकता है, अकाउंट डिटेल्स को घर बैठे ही वेरीफाई कर सकता है। किसी को अगर आपको पैसा ट्रांसफ़र करना है कर सकता है, मनी डिपॉजिट कर सकता है, बिल की पेमेंट कर सकता है। अगर आपको टिकट्स की बुकिंग करनी है तो ऑनलाइन ही आप टिकट्स भी बुक कर सकते हैं। यानी पहले जो काम हमें बैंक या फिर एयरपोर्ट में जाकर करने पड़ते थे, आज वो सारे काम हम घर बैठे मोबाइल या कंप्यूटर पर कर सकते हैं। Also, the invention of ATMs reduced the time taken to withdraw money from banks. इसके अलावा एटीएम के इन्वेंशन ने बैंक से पैसा निकालने एवं जमा करने का समय कम कर दिया है। मीन्स पहले अगर हमें पैसे निकालने होते थे तो हमें बैंक जाना पड़ता था, और अगर बैंक में भीड़ होती थी तो हमें वेट करना पड़ता था, जिससे टाइम भी ज़्यादा लगता था। या मान लीजिए अगर हमें अर्जेंट पैसों की नीड है और बैंक हॉलीडे है, बैंक क्लोज है हमारा, तो हमें बैंक अगर हमें पैसे निकालने हैं तो हमें बैंक्स तो ओपन नहीं मिलते हैं। तो एटीएम के इन्वेंशन से हमें ये भी बेनिफिट मिलता है कि हम कभी भी पैसा निकाल सकते हैं। डिजिटल फाइनेंशियल सर्विसेज हेल्प टू सेव टाइम बाय प्रोवाइडिंग सर्विसेज इन अ सिंगल टच। डिजिटल सर्विसेज सिंगल टच में सर्विसेज प्रदान करके समय बचाने में मदद करती है। द इंट्रोडक्शन of digital wallet has also made a big positive impact on financial services. यानी डिजिटल वॉलेट के यूज़ से भी हमारी फाइनेंशियल सर्विसेज पे एक बहुत ही पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ा है। In this topic we are going to discuss in detail the importance of saving, importance of banking products like account, deposit, loans, procedure for opening an account, banking services through a bank branch, ATM, internet banking, mobile wallet, insurance and various schemes introduced by the Prime Minister of India. इस टॉपिक में हम बहुत ही डिटेल में पढ़ेंगे कि सेविंग्स की इम्पोर्टेंस क्या होती है, यानी पैसे हमें क्यों सेव करके रखने चाहिए, बैंक हमारे लिए क्यों ज़रूरी होते हैं, बैंकिंग प्रोडक्ट्स जैसे अकाउंट क्या होता है, डिपॉजिट्स क्या होते हैं, लोन क्या होता है, अगर हमें अपना अकाउंट खुलवाना है बैंक में तो हम कैसे अपने अकाउंट को खुलवा सकते हैं, बैंक जो भी सर्विसेज हमें प्रोवाइड करता है जैसे एटीएम की सर्विस, इंटरनेट बैंकिंग की सर्विस, मोबाइल बैंकिंग, मोबाइल वॉलेट, इंश्योरेंस और जितनी भी स्कीम प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने इंट्रोड्यूस की है, ये सारी चीज़ें हम डिजिटल फाइनेंशियल टूल्स एंड एप्लीकेशंस में पढ़ेंगे। There are three key components of any such digital financial services: are digital transactional platform, retail agent, and the use by customer and agents a device, most commonly a mobile phone, to interact with the platform.
ऐसी किसी भी डिजिटल फाइनेंशियल सर्विसेज के 3 कंपोनेंट होते हैं जिसके बारे में हम पढ़ेंगे, जैसे डिजिटल ट्रांजैक्शन प्लेटफॉर्म क्या होता है, रिटेल एजेंट क्या होते हैं, या फिर जो भी डिवाइसेस जो कस्टमर और एजेंट्स यूज करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं आर डिजिटल ट्रांजैक्शन प्लेटफॉर्म। A digital transaction platform enable a customer to use a device to make or receive payment and transfer and to store value electronically with a bank or non-bank permitted to store electronic value। यह एक माध्यम है जिसमें कस्टमर सभी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस एक डिवाइस के द्वारा करते हैं। इसमें बैंक या अन्य फाइनेंशियल सर्विसेज देने वाले इंस्टीट्यूट सम्मिलित होते हैं। ये आपस में एक करार के माध्यम से पैसे के लेन देन के कार्य को पूरा करते हैं। महत्वपूर्ण बात यह है कि इसमें नकद पैसे का कोई योगदान नहीं होता है, यानी कैश में कोई भी पेमेंट नहीं होती है। जो भी पेमेंट होती है वो डिजिटली होती है। रिटेल एजेंट्स आर्म्ड विद अ डिजिटल डिवाइस कनेक्टेड टू कम्युनिकेशन infrastructure to transmit and receive transaction details, enable customer to convert cash into electronically stored value and to transform stored value back into cash। रिटेल एजेंट डिजिटल डिवाइस द्वारा एक कम्युनिकेशन तैयार करते हैं जिसमें सभी इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शंस होती हैं। ये कस्टमर के पैसे को इलेक्ट्रॉनिक रूप में बदलकर उनका हिसाब सुरक्षित रखते हैं। इनका मुख्य कार्य डिजिटल सेवा के प्रचार व प्रसार को ग्राहक तक पहुंचाने का प्रबंध करना होता है। नेक्स्ट, डिवाइसेस। द कस्टमर डिवाइस कैन बी डिजिटल, एग्जाम्पल मोबाइल फोन, that is a means of transmitting data and information, or an instrument, example payment card, that connect to a digital devices, example POS terminals। कस्टमर की डिवाइसेस मोबाइल फ़ोन की तरह डिजिटल हो सकती हैं जो डेटा और इंफॉर्मेशन को ट्रांसमिट करने का एक साधन है, या पेमेंट कार्ड मशीन की तरह एक उपकरण है जो POS टर्मिनल जैसे डिजिटल डिवाइसेस से जुड़ता है। How digital financial tools is used for people? The main objectives of the digital financial services to delivering financial services through technological innovation like mobile phone। डिजिटल फाइनेंशियल सर्विसेज का मेन पर्पस मोबाइल फ़ोन जैसी इनोवेटिव टेक्नोलॉजी के माध्यम से फाइनेंशियल सर्विसेज प्रदान करना होता है। डिजिटल फाइनेंस ऑल्सो हैज़ अ इम्पॉर्टेंट रोल टू प्ले फॉर अ स्मॉल बिजनेस, यानी स्मॉल बिजनेस के लिए, छोटे बिजनेस के लिए भी डिजिटल फाइनेंस की एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है, एक इम्पॉर्टेंट रोल होता है। It to not only provide them with access to financing but also to electronic payment system, secure financial products and a chance to build a financial history। यहाँ न उन्हें फाइनेंसिंग तक पहुंच प्रदान करता है, बल्कि इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम, सिक्योर फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स और फाइनेंशियल हिस्ट्री बनाने का मौका भी प्रदान करता है। It can be catalyst for the provisions and use of a diverse set or other financial services, including credit, insurance, saving and financial education। यह क्रेडिट, इंश्योरेंस, सेविंग्स और फाइनेंशियल एजुकेशन सहित अन्य फाइनेंशियल सर्विसेज के विविध सेट के प्रावधान और उपयोग के लिए उत्प्रेरक हो सकता है या कैटलिस्ट हो सकता है। अब वाई सेविंग्स आर नीडेड, हमें सेविंग्स की ज़रूरत क्यों पड़ती है या सेविंग क्यों करनी चाहिए। सेविंग इज द परसेंटेज ऑफ इनकम विच इज नॉट स्पेंट ऑन प्रेजेंट एक्सपेंडिचर्स, यानी बचत हमारी आय का एक प्रतिशत है, एक परसेंट है
जो हमें अपने प्रेजेंट टाइम के एक्सपेंडिचर्स पे खर्च नहीं करना चाहिए। इंस्टीड कंजर्व्ड फॉर फ्यूचर यूज, यह भविष्य के उपयोग के लिए सुरक्षित किया जाता है। मतलब आप जो भी पैसा सेव करते हैं उसे आप अपने प्रेजेंट टाइम के खर्चों के लिए यूज ना करके अपने फ्यूचर के लिए कंजर्व करके रख सकते हैं, अपने फ्यूचर के लिए बचा कर रखते हैं। बीइंग टोटली अनअवेयर ऑफ द फ्यूचर हैपनिंग, वन शुड बी रेडी टू फेस एनी काइंड ऑफ अनप्रिडिक्टेबल इवेंट्स। भविष्य की घटनाओं से पूरी तरह अनजान होने के कारण किसी भी प्रकार की अनप्रिडिक्टेबल इवेंट्स का सामना करने के लिए तैयार रहना चाहिए। यानी हमें ये तो नहीं पता है कि हमारा फ्यूचर आगे कैसा होगा या फ्यूचर में हमारे साथ कैसी चीज़ें होंगी। तो अगर हम पैसा बचा के रखते हैं, हम अपनी सेविंग्स करके रखते हैं, तो फ्यूचर में अगर ऐसी कोई भी सिचुएशन आ जाती है तो हम उसको फेस कर सकते हैं। इन सच टफ सिचुएशंस आवर सेविंग्स विल बी वेरी हेल्पफुल एंड बेनिफिशियल टू अस। ऐसी टफ सिचुएशंस में हमारी सेविंग्स हमारे लिए बहुत हेल्पफुल और बेनिफिशियल होती हैं। यानी अगर हमारी सेविंग्स होंगी तभी हम अपनी टफ सिचुएशंस में हमारी वो मदद कर सकती हैं और हमारे लिए बहुत लाभकारी होती हैं। Emergencies may come at any time and we should always have a backup to handle such situations. Emergencies कभी भी आ सकती हैं और हमें ऐसी स्थितियों से निपटने के लिए हमेशा बैकअप रखना चाहिए। Some examples of emergencies from our day-to-day life are, कुछ हमें एग्जाम्पल दिए गए हैं यहाँ पे जिन एमरजेंसीज हम अपनी डेली की लाइफ में देखते हैं। जैसे पर्सनल एंड फैमिली हेल्थ इशू, यानी हमारी फैमिली में अगर किसी की तबीयत खराब हो जाती है या कोई पर्सनल इमरजेंसी हो जाती है तो हमारी सेविंग्स ही हमारे काम आती हैं। लॉस ड्यू टू सडन नेचुरल कैलामिटीज लाइक फ्लड, अर्थक्वेक और साइक्लोन। मान लीजिए कि अगर ये जो फ्लड है, अर्थक्वेक है या साइक्लोन है, ये हमें बता के नहीं आता है। ये एक नेचुरल कैलामिटी है, नेचुरल आपदा है जो कभी भी आ सकती है। तो अगर हमारी सेविंग्स नहीं होंगी और ये सब चीज़ें आ जाती हैं तो हम उसे हैंडल नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इन सब के आने पे क्या होता है, हमारा काफ़ी नुकसान भी हो सकता है। तो अगर हमारी सेविंग्स होंगी तो हम इन सिचुएशंस को भी फेस कर सकते हैं। लॉस ड्यू टू थेफ्ट और एनी अनएंटिसिपेटेड इवेंट्स। मान लीजिए आपका पैसा चोरी हो गया तो भी हमें ये भी एक इमरजेंसी होती है, यानी पैसा चोरी हो जाएगा तो हमारे पास एक ऐसी सिचुएशन आ जाएगी कि हम उसको फेस नहीं कर पाएंगे। सडन फाइनेंशियल हेल्प फॉर फ्रेंड्स और रिलेटिव्स, अगर आपके किसी फ्रेंड या आपके किसी रिलेटिव को आपकी फाइनेंशियल हेल्प चाहिए, फाइनेंशियली उन्हें आपकी ज़रूरत है, तो आप उन्हें हेल्प कर सकते हैं। लेकिन अगर आप पैसा बचा के ही नहीं रखेंगे, आप पैसे को सेव ही नहीं करेंगे, तो आप फिर अपने किसी भी रिलेटिव या फ्रेंड की हेल्प नहीं कर पाएंगे। अनप्लान्ड ट्रिप और एनी अदर प्लान, यानी अगर आपका कहीं प्लान बन जाता है जाने का, किसी ट्रिप पे जाने का, तो आप अपनी सेविंग्स अगर आपकी होंगी तो आप इजीली इन ट्रिप्स पे जा सकते हैं। लेकिन अगर आपने सेविंग्स नहीं करके रखी है तो फिर आप किसी भी ट्रिप पे नहीं जा पाएंगे। इसके बाद आते हैं फ्यूचर नीड। पहला तो हमारा इमरजेंसी हो गया कि इमरजेंसीज के लिए हमें अपनी सेविंग को बचा के रखना चाहिए। दूसरा है फ्यूचर नीड, यानी फ्यूचर की ज़रूरतों के लिए भी हमें अपनी सेविंग्स को बचा के रखना चाहिए। जैसे रिटायरमेंट है, ओन अ प्रॉपर्टी है, ओन योर ओन व्हीकल, एजुकेशन, टू रेस्क्यू डेब्ट एंड लार्ज एक्सपेंसेस, बाइंग गोल्ड और एक्सपेंसिव ज्वेलरी। यानी हमें फ्यूचर के लिए भी अपनी सेविंग्स करनी चाहिए। तो सबसे पहले है रिटायरमेंट।
पैसा सेव करने का एक मेन पर्पस आपके रिटायरमेंट के लिए है। जितनी जल्दी आप रिटायरमेंट के लिए सेविंग करना स्टार्ट करते हैं तो फ्यूचर में उतनी ही कम बचत करने की ज़रूरत होती है। रिटायरमेंट के लिए सेविंग आपको सेल्फ डिपेंडेंट एंड फाइनेंशियली सिक्योर बनाती है। जैसे हर पर्सन किसी न किसी एज पे रिटायर हो जाता है, तो उसके बाद हम कोई एम्प्लॉय तो होते नहीं है, या हमें पैसों की ज़रूरत अगर पड़ती है उस टाइम पे, तो हम कैसे ले सकते हैं। तो अगर आपके पास, आप अभी से अपने पैसे को थोड़ा थोड़ा सेव करते जाओगे तो एक रिटायरमेंट के टाइम पे यही क्या होगा, यानी फ्यूचर में आपको यही सेविंग्स आपको सेल्फ डिपेंडेंट बनाने में हेल्प करेगी। यानी आपको पैसा किसी से लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपकी जो सेविंग्स होंगी, आप फ्यूचर ही सेल्फ डिपेंडेंट बन जाएंगे। ओन अ प्रॉपर्टी। हर किसी के पास घर बनाने का एक ड्रीम होता है। आप अपनी रेगुलर इनकम से तो इस प्रॉपर्टी को नहीं खरीद सकते, क्योंकि आपको इसी इनकम से और भी एक्सपेंसेस पूरे करने होते हैं। तो आप अपनी रेगुलर इनकम के कुछ हिस्से या कुछ पैसा सेव करते जाएंगे, तो इससे आपको अपनी प्रॉपर्टी खरीदने में मदद मिलेगी। यानी अगर हम कोई भी प्रॉपर्टी वगैरह खरीदना चाहते हैं तो हम अपनी रेगुलर इनकम से नहीं खरीद सकते हैं। हम अपनी रेगुलर इनकम को जब सेव करते जाएंगे या रेगुलर इनकम के कुछ पार्ट को सेव करते रहेंगे, तो एक टाइम पर हम उस प्रॉपर्टी को अपनी उन सेविंग से खरीद सकते हैं। ओन योर ओन व्हीकल। अगर आपको व्हीकल खरीदनी है तो भी आप अपनी सेविंग करके फ्यूचर में इस ड्रीम को भी पूरा कर सकते हैं। एजुकेशन। आज के टाइम पर एजुकेशन भी एक लार्ज एक्सपेंस बन गया है। अगर आपको कोई कोर्स करना है, हायर एजुकेशन लेनी है, तो भी फ्यूचर की इस नीड के लिए सेविंग करना शुरू कर देना चाहिए। यानी अगर आपको हायर एजुकेशन लेनी है तो अभी से ही आपको सेविंग्स करनी शुरू कर देनी चाहिए। टू रेस्क्यू डेब्ट एंड लार्ज एक्सपेंसेस। यानी अगर आपके पास कोई बड़े खर्चे आ जाते हैं तो आप क्या कर सकते हैं, आपकी जो सेविंग्स होती हैं वो काम आएंगी। आपको किसी से पैसा उधार नहीं लेना पड़ेगा। जो आपकी सेविंग्स होंगी, आप उन सेविंग्स का ही यूज़ कर सकते हैं अपने खर्चों को पूरा करने के लिए। बाइंग गोल्ड और एक्सपेंसिव ज्वेलरी। अगर आपको गोल्ड या ज्वेलरी खरीदनी हो तो भी आप अपनी सेविंग्स करके फ्यूचर में इनको खरीद सकते हैं। ड्रॉबैक्स ऑफ कीपिंग कैश एट होम। अब अगर आप घर पे पैसा रखते हैं तो घर पे पैसा रखने के कुछ ड्रॉबैक्स होते हैं, कुछ हानियां होती हैं। तो यहाँ पे कुछ लिस्ट दी गई है। हियर विल लिस्ट सर्टेन ड्रॉबैक्स ऑफ मेंटेनिंग कैश एट होम। यहाँ पे कुछ लिस्ट है जिससे हमें यह पता चलता है कि घर पर पैसा रखने से क्या ड्रॉबैक्स हैं। तो सबसे पहला तो ड्रॉबैक है अनसेफ। इट इज़ अनसेफ टू कीप कैश एट होम एंड देयर इज़ अ चांस ऑफ थेफ्ट और रॉबरी। यानी सबसे बड़ी बात तो ये है कि अगर आप घर में पैसा रखते हैं तो वो अनसेफ रहता है। यानी आपका पैसा घर में रखने से कभी भी चोरी हो सकता है। तो सबसे बड़ा तो यही एक ड्रॉबैक है आपके घर में पैसा रखने का, कि वो अनसेफ रहता है, वो सुरक्षित नहीं होता। लॉस ऑफ ग्रोथ अपॉर्चुनिटी। कीप कैश एट होम causes huge loss to the country's economy and it does not participate in national growth. घर में कैश रखने से देश की इकोनॉमी को भी भारी नुकसान होता है, क्योंकि यह राष्ट्र के विकास में भाग नहीं लेता, पार्ट नहीं लेता नेशनल ग्रोथ में। और कैश को घर पर रखने से उसमें कोई इंक्रीमेंट नहीं होता, जबकि बैंक में पैसा जमा करने पे आपको इंटरेस्ट मिलता है। अगर आपने घर पे 10,000 रुपये रखे हैं तो वो घर पे 10,000 ही रहेंगे। ऐसा नहीं है कि वो आगे जाके आपको 11,500 बन जाए। लेकिन यही पैसा अगर आपके बैंक में होता है तो फिर आपको उस पर इंटरेस्ट मिलता है। नेक्स्ट, रिकरिंग डिपॉजिट। इट इज रेफर्ड टू एज अ मंथली डिपॉजिट फॉर पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम for which the interest will be provided by bank to their customer. इसे एक विशेष अवधि के लिए मंथली डिपॉजिट के रूप में एक पर्टिकुलर टाइम के लिए
यानी मंथली डिपॉजिट के रूप में रेफर किया जाता है, जिसके लिए बैंक द्वारा अपने कस्टमर्स को इंटरेस्ट दिया जाता है। फिक्स्ड डिपॉजिट, इट इज अ बल्क अमाउंट डिपॉजिट बाय द कस्टमर फॉर अ फिक्स्ड पीरियड ऑफ टाइम एंड ईयर्स और 2। यह कस्टमर द्वारा एक फिक्स्ड पीरियड यानी 1 साल या 2 साल के लिए जमा की गई बल्क अमाउंट है। इन एनी ऑफ द स्कीम प्रोवाइडेड बाय बैंक देयर विल बी प्रॉफिट। बैंकों द्वारा प्रदान की जाने वाली किसी भी योजना में लाभ होगा। वी कैन इवन अर्न इंटरेस्ट और डिविडेंड बाय डिपॉजिटिंग आवर मनी इन सेविंग्स बैंक अकाउंट। हम अपना पैसा सेविंग अकाउंट में जमा करके इंटरेस्ट या प्रॉफिट भी कमा सकते हैं। दूसरा ड्रॉबैक है नो क्रेडिट एलिजिबिलिटी, यानी आप क्रेडिट कार्ड के लिए एलिजिबल नहीं रहते हैं। अ पर्सन शुड हैव मिनिमम बैलेंस इन सेविंग अकाउंट फॉर क्रेडिट कार्ड और लोन्स। इफ वी सेव मनी एट होम इंस्टेड ऑफ बैंक, we cannot avail the credit facility provided by the financial institution during tough times. क्रेडिट कार्ड या लोन के लिए अप्लाई करने के लिए एक व्यक्ति के पास सेविंग अकाउंट में मिनिमम बैलेंस होना चाहिए। यदि हम बैंक्स के बजाय घर पे पैसा बचाते हैं तो हम टफ टाइम के दौरान फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन द्वारा प्रदान की गई लोन सर्विसेज का लाभ नहीं उठा सकते। Why बैंक इज नीडेड? अब बैंक की जरूरत हमें क्यों पड़ती है? बैंक इज एन ऑफिशियल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन दैट एक्सेप्ट मनी फ्रॉम पब्लिक एंड लेंड मनी टू पब्लिक। यानी बैंक हमारा एक ऐसा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जो जनता से यानी जो पब्लिक से पैसा लेता है, पैसा स्वीकार करता है और जनता को ही वो पैसा दे देता है। सिक्योर मनी, अर्न इंटरेस्ट, गेट लोन, बैंक फंक्शन इन वेरियस वे। बैंक विभिन्न तरीके से कार्य करता है, जैसे मनी को सिक्योर करना, हमारी सेविंग्स पे हमें इंटरेस्ट देना, हमें लोन देना। ये ऐसे फंक्शंस होते हैं जो बैंक हमें प्रोवाइड करता है। फ्यू ऑफ देम आर लिस्टेड बिलो। इनमें से कुछ चीज़ें आपको दी गई हैं, कुछ फंक्शंस आपको दिए गए हैं, जैसे सिक्योर मनी। बैंक हेल्प टू सेव अवर मनी वेरी सिक्योरली। बैंक हमारे पैसे को बहुत ही सुरक्षित रूप से बचाने में मदद करता है। घर पर अपना सारा कैश लोड करना सिक्योर नहीं है। जैसे अगर आग लग जाए, बाढ़ आ जाए या भूकंप जैसी स्थितियों में आप अपना पैसा खो सकते हैं। तो इन सारी चीज़ों से बचने के लिए हमें बैंक की ज़रूरत पड़ती है। दूसरा, अर्न इंटरेस्ट। बैंक प्रोवाइड अस विद इंटरेस्ट इफ वी सेव मनी थ्रू आरडी, रिकरिंग डिपॉजिट एंड एफडी, फिक्स्ड डिपॉजिट। In any case of a scheme provided by the bank, there will be an opportunity of growth in money. अगर हम RD यानी रिकरिंग डिपॉजिट और FD यानी फिक्स डिपॉजिट के माध्यम से पैसे बचाते हैं तो बैंक हमें इंटरेस्ट प्रदान करते हैं। बैंक द्वारा प्रदान की जाने वाली किसी भी योजना में हमारे धन में या हमारे पैसे में इंक्रीमेंट का अवसर होता है, यानी हमारा पैसा ग्रोथ करता है, हमारा पैसा बढ़ता है। रिकरिंग डिपॉजिट क्या होता है? रिकरिंग डिपॉजिट और आरडी इज अ काइंड ऑफ टर्म डिपॉजिट ऑफर्ड बाय बैंक ऑफ इंडिया। इट हेल्प्स पीपल विद रेगुलर इनकम टू डिपॉजिट अ फिक्स्ड अमाउंट एवरी मंथ फॉर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम इनटू their recurring deposit account and earn interest at the rate same as applicable to fixed deposit यानी FD। जैसे कई सारे लोग होते हैं जो जॉब करते हैं और हर महीने उनकी एक फिक्स्ड इनकम होती है, लेकिन ऐसे लोगों को अपनी सैलरी का कुछ हिस्सा अपने बेहतर भविष्य के लिए बचा कर रखना चाहिए। अगर ज़्यादा अमाउंट सेव नहीं कर सकते तो थोड़े थोड़े रुपए करके भी सेव कर सकते हैं।
रिकरिंग डिपॉजिट या आरडी भारत में बैंकों द्वारा दिया जाने वाला एक प्रकार का टर्म डिपॉजिट है। यह रेगुलर इनकम वाले लोगों को एक फिक्स अमाउंट जमा करने में हेल्प करता है, मदद करता है। यानी कि आरडी हर महीने कुछ फिक्स रुपए सेव करने के लिए एक बहुत बढ़िया स्कीम है। इस स्कीम में आप हर महीने एक फिक्स अमाउंट जमा करते हैं। जब आपकी आरडी मैच्योर हो जाती है तो आपकी जमा की हुई अमाउंट और उसके साथ ही आपको एक फिक्स इंटरेस्ट रेट से आपको उस अमाउंट पर ब्याज भी मिलता है। जैसे मान लीजिए कि आप 2 साल के लिए एक आरडी अकाउंट ओपन कराना चाहते हैं जिसमें हर महीने 2000 रुपये जमा करने हैं। जब आपकी आरडी मैच्योर हो जाती है यानी आपकी आरडी के 2 साल पूरे हो जाते हैं तो आपको हर महीने जमा की हुई अमाउंट के साथ एक फिक्स इंटरेस्ट भी मिलता है। नेक्स्ट, एफडी। FD, fixed deposit, is a kind of high interest yielding deposit offered by Bank of India. FD is a deposit held by bank or other financial institution for a fixed period of time agreed upon between the bank and the depositor. फिक्स डिपॉजिट का अर्थ एक ऐसे अकाउंट से है जहां मैच्योरिटी अवधि के लिए धनराशि को यानी एक मैच्योरिटी पीरियड के लिए हम अपने अमाउंट को जमा करते हैं और जिस पर इन्वेस्टर को एक फिक्स्ड इंटरेस्ट मिलता है। जिस अमाउंट को फिक्स डिपॉजिट में जमा किया जाता है उस अमाउंट को टाइम पीरियड से पहले नहीं निकाला जा सकता। किसी वजह से अगर पर्सन पैसे निकालना चाहता है तो उसे सबसे पहले बैंक को इन्फॉर्म करना होगा। उसके बाद कुछ अमाउंट काट कर ही उसे वो पैसा दिया जाता है। एफडी भारत में बैंकों द्वारा दी जाने वाली एक हाई यील्डिंग डिपॉजिट है। एफडी एक फिक्स पीरियड के लिए बैंक या अन्य फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन द्वारा रखी गई जमा अमाउंट है या डिपॉजिट अमाउंट है जिस पर बैंक और डिपॉजिटर के बीच सहमति होती है। तो ये हमारा आरडी और एफडी होता है। गेट लोन। गेट लोन क्या होता है, यानी अगर हमें अपने बैंक से लोन लेना होता है तो हम लोन्स कैसे लेते हैं। बैंक विल प्रोवाइड सेवरल काइंड्स ऑफ लोन इफ वी सेटिस्फाई द क्राइटेरिया इशूड बाय अ बैंक एंड सबमिट ऑल नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स। यदि हम बैंक द्वारा जारी किए गए क्राइटेरिया को पूरा करते हैं और सभी नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स जमा करते हैं तो बैंक कई प्रकार के लोन देते हैं। टाइप्स ऑफ लोन प्रोवाइडेड बाय बैंक आर, यानी कौन कौन से लोन बैंक हमें प्रोवाइड करते हैं या बैंक द्वारा प्रदान किए गए लोन्स के प्रकार हैं। पहला है होम लोन, दूसरा है पर्सनल लोन और थर्ड है हमारा ज्वेल लोन। होम लोन। होम लोन इज द मनी लेंट बाय बैंक्स to buy properties at a certain rate of interest to be paid every month as EMI. होम लोन वह पैसा है जो बैंक द्वारा एक निश्चित इंटरेस्ट पर प्रॉपर्टी खरीदने के लिए हर महीने EMI के रूप में भुगतान किया जाता है। EMI का फुल फॉर्म होता है इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट, यानी कि अगर हमें घर खरीदना होता है तो हम उसके लिए बैंक से लोन ले सकते हैं और आप जब लोन चुकाएंगे तो आपको वो लोन EMI यानी हर मंथ की आपकी EMI बन जाती है, इंस्टॉलमेंट में आप उसको पे कर सकते हैं। पर्सनल लोन। बैंक प्रोवाइड यू विद पर्सनल लोन फॉर मैरिज, इमरजेंसी पीरियड्स एक्सेट्रा। बैंक आपको मैरिज या किसी भी इमरजेंसी पीरियड के लिए पर्सनल लोन देता है। ज्वेल लोन। बैंक प्रोवाइड यू विद ज्वेल लोन्स वेयर यू प्लेज योर ज्वेलरी टू गेट लोन। बैंक आपको ज्वेल लोन देता है जहां आप अपनी ज्वेलरी को गिरवी रखकर लोन ले सकते हैं। यानी अगर आपको लोन लेना है बैंक से तो आपके पास जो ऑर्नामेंट्स है, जो ज्वेलरी है, आप उसको बैंक में रखवा के और उन पर लोन ले सकते हैं।
तो ये हमारे कुछ लोन्स होते हैं जो बैंक हमें प्रोवाइड करता है।